जहानाबाद का ब्लड है हमें, हम जहानाबाद को जानते हैं अच्छे से, उसके मिजाज को भी। तो स्वाभाविक बात है कि जहानाबाद में तो जो भी प्रत्याशी रहेंगे दमदार प्रत्याशी रहेंगे, और वहाँ का तो जो परिसीमन है और जो वोट बैंक का जो है, राजद इस बार मेरे समझ से वो गलती नहीं करेगी जो पिछला बार गलती की थी। मेरा जो मानना है, राजद अगर जो कांग्रेस को और बाकी को सीट देती है, उस सीट अगर माले को बढ़ा के दे देगी तो उसका सीट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि माले के पास वोट बैंक है, राजद के पास वोट बैंक है। हाँ, वोट बैंक है, राजद के पास वोट बैंक है। मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और अभी हम मौजूद हैं गया जिला में, और हमारे साथ जिस चेहरा को आप देख रहे होंगे, बहुत चैनल पे देखे होंगे, क्योंकि भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए इनका फिर भी आपको परिचय बता देते हैं। नाम इनका है हरि प्रपन्न जी उर्फ पप्पू जी, और ये अगर इनसे भविष्यवाणी कराया जाए तो हर चीज में, चाहे आपको हथेली देखा जाए या घर का दोष देखा जाए या फिर विधायक के बारे में कौन जीतेंगे कौन हारेंगे या राजनीति के बारे में, तो आज इनसे हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं राजनीति पे, और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। मात्र 5 महीना 5.5 महीना बचा है। इनके पास आज आए हुए हैं कि चलिए, गया जिला में 10 विधानसभा सीट है, अरवल जिला में 2 विधानसभा सीट है, और जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है। किस 15 जो विधानसभा सीट है ये तीनों जिला में, किसके पास पलड़ा में जाएगा, किधर किसका गिरेगा, और 1-2 बड़े-बड़े जो चेहरा है बिहार का, उस पे भी भविष्यवाणी करवाएंगे सर से। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद बहुत बहुत ओम प्रकाश जी कि आपने समय दिया और हमारे ऐसे साधारण कार्यकर्ता से बात करने का, हमसे इंटरव्यू लेने का आपने समय निकाला। अब साधारण है ऐसे कैसे कह देते हैं सर? नहीं साधारण है, हमारी स्थिति जो है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं जी, और किन्हीं के चुनाव के लिए जब मैं काम करता हूँ, किसी पार्टी के लिए, किसी प्रत्याशी के लिए, तो तन मन और धन से करता हूँ और 100% करता हूँ। कभी किसी के लिए बेईमानी चोरी दलाली नहीं किया, इसलिए अपने आप को साधारण मानता हूँ। सर अगर स्टार्ट किया जाए आपसे, सबसे पहले तो गया जिला में सबसे पहले हम 10 विधानसभा सीट में से स्टार्ट करेंगे हम इमामगंज से, क्योंकि सबसे पश्चिमी छोर से आता है, और इधर में अगर बात कर लिया तो वजीरगंज हो जाएगा, और इधर साइड में आ जाएगा तो अतरी आ जाएगा, इधर साइड में आ जाइएगा तो बोधगया और बाराचट्टी आ जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले इमामगंज। इस इमामगंज उपचुनाव भी हुआ था, इस बार कैसा देखा जाएगा? देखिए, इमामगंज तो गया जिले का सबसे हॉटकेक सीट है, और मैं तो इमामगंज इस बार उपचुनाव में गया था आदरणीय दीपा मांझी जी के लिए चुनाव प्रचार करने। जी जी। और उस समय मैंने वहाँ महसूस किया था, तो वहाँ की जो जनता है मेरे समझ में वो भाग्यशाली है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी का भी आशीर्वाद या संबंध इमामगंज विधानसभा से है, और संतोष मांझी जी का है, और दीपा मांझी जी का है। तो एक विधानसभा में 3 बड़ी हस्ती का मिल रहा है, तो वहाँ की जनता के लिए तो कहना ही नहीं है। और इमामगंज पहले क्या था, और जब से आदरणीय जीतन राम मांझी जी गए हैं तब से क्या था। हम तो गए तो मेरे दिमाग में था कि इमामगंज भाई नक्सल फलाना ठिकाना, वहाँ तो जो मैंने मैरिज हॉल और होटल देखा तो लगा कि गया में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, और रात के 10 बजे 11 बजे भी क्या आराम से, और जो खोजेंगे सब इमामगंज और रानीगंज बाजार में आपको मिल जाएगा। तो बहुत विकास किए हैं आदरणीय मांझी परिवार के द्वारा, इसलिए इमामगंज में तो कोई कहानी नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। वह सीट मतलब जनता बिना प्रचार के वोट देगी उनको, इतना काम किया, मतलब फिर वही रह जाएंगे 100%। बगल में गुरुआ विधानसभा, देखिए गुरुआ में तो जो पिछले बार थे राजीव नंदन दांगी जी, उनका निधन हो गया, उसके बाद जो प्रत्याशी रहे थे, इस बार तो नया प्रत्याशी आएंगे, वहाँ कौन आते हैं उस पर थोड़ा डिपेंड करता है। मतलब जो वहाँ विकास पुरुष कहे जाते हैं आरजेडी के नेता, वो उनका, देखिए हम व्यक्तिगत बात करेंगे तो विनय जी अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी लाइन पे जब गठबंधन होगा तो वोट तो गठबंधन को मिलता है। और पार्टी लाइन में अभी का जो स्थिति चल रहा है, जो एनडीए का जो वोट बैंक है, मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन कहीं टिक भी पाएगा इसके साथ। मतलब वहाँ खेला होगा, बीजेपी से कैंडिडेट अच्छे आएंगे तो स्वाभाविक है कि दिक्कत। बगल में सिरघाटी भी लग रहा है कि शायद एनडीए का नया उम्मीदवार आएंगे, और वहाँ इस बार एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे सिरघाटी। मतलब महागठबंधन का खाता वहां नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। उसके बगल में बोधगया भी सरबजीत जी कंटिन्यू किए हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि वहां भी एनडीए चुनाव जीतेगी। बोधगया एनडीए। बाराचट्टी सर? बाराचट्टी तो निर्विवाद है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए चुनाव जीतेगी एकदम कंफर्म 100%, कहीं कोई वो ही नहीं है। मतलब देखिए हम आपको बोल रहे हैं ना कि वोट बैंक जो है ना वो गठबंधन का है। जी जी।
पिछले बार लोजपा का थोड़ा सा कुछ हुआ था, इस बार तो अगर चारों गठबंधन जो अभी तक की स्थिति है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जी जी सब साथ हैं, तो महागठबंधन के पास वोट है कहाँ? मुझे तो नहीं दिखता है वोट। वजीरगंज विधानसभा में क्या रहेगा सर? पिछले बार मैं तो वहां का इलेक्शन एजेंट रहता हूं भाजपा प्रत्याशी का, जी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का। तो मैं 2010 में भी रहा उनका इलेक्शन एजेंट, 2015 में भी रहा, 2020 में भी रहा। अभी का जो स्थिति है, पिछले बार लगभग 24,000 से चुनाव जीते थे, जी इस बार तो मार्जिन बढ़ना चाहिए उनका। इस बार मार्जिन बढ़ना चाहिए क्योंकि लोजपा साथ में है। 100%। पिछला बार तो उनके लोजपा के बगैर चुनाव लड़े थे हम लोग। बगल में अतरी विधानसभा, अतरी थोड़ा चुक रह गया था पिछले बार, जो है थोड़ा सा अतरी में चुक हो गया था। जी मुझे लगता है कि वह चुक इस बार दूर हो जाएगी। अतरी भी हम लोग साफ कर देंगे, वहां भी एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। एनडीए के प्रत्याशी अतरी भी, अजय यादव का मतलब गढ़ टूटेगा। मात्र 4,000 वोट से चुनाव जीते थे वो। 42-44 का अंतर था। वो भी कुछ अपने ही लोग थे, एक बागी उम्मीदवार हो गए थे, अजय कुशवाहा जी और एक और थे खड़ा, इस तरह का कुछ समीकरण था, इस कारण था। लेकिन इस बार तो अतरी साफ है। बगल में बाजे बेलागंज विधानसभा। देखिए, बेलागंज में जो उपचुनाव हुआ था वो थोड़ा सा खेला हुआ था जी। बेलागंज थोड़ा टफ है। बेलागंज उतना आसान नहीं रहा है एनडीए के लिए। इस बार हो गया था, चुनाव निकल गया था, कुछ कारण था। कारण जनसुराज से अमजद जी आ गए थे और वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय ने एक टेस्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम अपना उम्मीदवार को भी जिता सकते हैं या इतना वोट ला सकते हैं कि मेरा उम्मीदवार भी टिकट का दावेदार बन सकता है जी। तो मुझे लगता है कि अगला बार जो मेन चुनाव होगा, शायद वो वहां पे वो एक्सपेरिमेंट इस बार नहीं करेंगे वो, क्योंकि तो लोग वक्फ बोर्ड और फलाना बोर्ड पे तो मोदी जी का विरोध करते हैं, हमारे पार्टी का विरोध करते हैं। इस बार लड़ाई बेला में टफ रहेगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं जीतेंगे, एनडीए जीतेगी, लेकिन थोड़ा मुकाबला कड़ा होगा। मुकाबला हो सकता है कि नहीं, हम हारेंगे तो नहीं, हारेंगे नहीं, लेकिन मुकाबला कड़ा रहेगा। मुकाबला कड़ा रहेगा। जितना उपचुनाव में मार्जिन जीत का था, जितना आसानी से जीत गए थे, उतना मुझे नहीं दिख रहा है। टेकारी विधानसभा क्या रहेगा? टेकारी में देखिए अनिल जी बड़े नेता हैं। अब देखिए जोर जो लगा ले, वहां तो त्रिकोणीय चतुष्कोणीय लोग करता है। पिछला बार लोजपा से कमलेश जी थे और सुमंत जी भी थे कांग्रेस से, तो कुछ वोट अपने सवर्णों का, बाकी लोगों का बटा। लेकिन इस बार तो लोजपा रहेगी इनके साथ, हम के साथ, और हमसे अनिल जी उम्मीदवार रहेंगे। तो व्यक्तिगत दुर्भावना से 2-4, 500, 1000 वोट का अंतर होता है। गठबंधन का जब वोट रहता है ना तो एक तरफा गिरता है। तो अनिल जी का मार्जिन जीत का 15 से 20 हजार रहना चाहिए। 15 से 20 हजार रहना चाहिए लगभग। गया टाउन, गया टाउन तो यहाँ का कहावत है, ये तो भाजपा के कोर वोटर हैं। शहर में तो प्रत्याशी तो हमारे प्रेम जी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, कहना ही नहीं है। यहाँ का तो कोर वोटर सबके जिनमें है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो शहर में तो परिणाम कोई चौंकाने वाला आने वाला नहीं है। यहाँ तो पिछला बार भी 12,000 वोट से जीते थे आदरणीय प्रेम कुमार जी। इस बार मार्जिन बढ़ेगा, उनका मार्जिन बढ़ेगा। चलिए, गया जिला के 10 विधानसभा पे सर से बात कर लिए हैं। बाकी आप लोग भी जो भी देख रहे होंगे गया जिला से और गया जिला के 10 विधानसभा से जो भी, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप लोग को क्या लगता है कि किसके पाले में जाएगा? बाकी सर से चलिए बात करते हैं अब जहानाबाद पे। जहानाबाद में हम स्टार्ट करते हैं घोसी विधानसभा से, क्योंकि मखदुमपुर इधर आता है बीच में, अगर जिसको कलेजा बोलते हैं तो जहानाबाद। सर, घोसी में क्या होगा? देखिए, घोसी थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है अभी। चल रहा है कि वहाँ के बड़े नेता रहे आदरणीय जगदीश शर्मा जी, वास्तव में निर्विवाद नेता रहे जी। और राहुल जी तो भी रहे, एक बार विधायक रहे। स्वाभाविक था कि वहाँ पिताजी का काम का प्रभाव था जो उनको वोट मिला। और दूसरी बार लगातार 2 बार से चुनाव हार रहे हैं जी। और इस बार तो जदयू और बाकी चीजों में उनका लग रहा है कि जदयू नहीं देगी नहीं देगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जदयू के पास विकल्प भी नहीं है, वो राहुल जी को ही टिकट देगी अंततः। भले राहुल जी नहीं जाए वो अलग बात है। और वो माले का सीट है, वहां चर्चा है कि राजद में लोग जाएंगे और उससे लड़ेंगे। तो राजद में कैसे जाएंगे? माले सैद्धांतिक पार्टी है। राजद अगर कहेगी भी कि छोड़ दे माले को, तो माले मुझे नहीं लगता है कि वो सीट छोड़ देगी। तो वहां पे एनडीए के लिए जो गठबंधन का वोट बैंक नया जो क्रिएट हुआ, जो परिसीमन के आधार पे, उस परिसीमन में घोसी थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन इस बार जो मोदी जी के प्रति ज्यादा सहानुभूति लोगों का है और 2 बार से हारे हैं, तो इस बार वहां एनडीए का गठबंधन का वोट बढ़ेगा और लड़ाई में हो सकता है माले हार जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि एनडीए वहां से जीत जाए। मतलब माले वहां से, मतलब जो गढ़ बनाए हुए है टूट सकता है। हाँ, टूट सकता है। थोड़ा प्रत्याशी चयन में और बाकी चीजों में थोड़ा ध्यान एनडीए को रखना होगा। सतीश दास का जो एरिया है मखदुमपुर विधानसभा, इसका देखिए वहां पे तो स्वाभाविक है कि कंटिन्यूटी बहुत रहता नहीं है।
प्रत्याशी भी बदले जाते हैं और वहाँ के जो चुनाव का परिणाम है वह भी एक दो चुनाव के बाद बदल जाता है। पहले सूबेदार दास जी थे, अभी सतीश दास जी हैं, पहले मांझी जी का वहाँ सीट रहा है। इस बार मुझे लगता है कि शायद एनडीए वहाँ से जीत जाए। कुर्था विधानसभा, कुर्था भी एनडीए सीट जीतेगी इस बार। कुर्था एनडीए जीतेगी इस बार 100%। कैसे सर? समीकरण सब तरह का जो है वो एनडीए का वोट बैंक वहाँ मजबूत है। पिछला बार कुछ लड़ाई में कुछ वोट कट गया था और लोग आ गए थे, इस बार वोट नहीं कटने जा रहा है, कुर्था एनडीए जीतेगी। कुर्था एनडीए। भाई कुमार वर्मा साहब, हमारा तो अनुमान कह रहा है कि चुनाव महागठबंधन नहीं। अरवल क्या रहेगा सर? क्योंकि वहां आज तक न रेल पहुंचा है न पटरी पहुंचा है, लेकिन एक अरवल बताया जाए तो कहा जाता है कि अरवल एक गोद में बसता है, नदी के किनारे पे बसता है, उसका क्या रहेगा रहस्य? अरवल तो बहुत फर्टाइल जगह है और बहुत पोटेंशियल वाला जगह है। वास्तव में जितना विकास होना चाहिए था अरवल का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वहां से हमेशा कोई ना कोई जो प्रत्याशी रहे हैं वो लगभग सरकार सत्ता के विरोध वाले ही रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सत्ता का साथ नहीं मिलने से विकास से दूरी तो बन जाती है। और चितरंजन जी वहाँ के बड़े नेता थे, लेकिन इस बार उनका निधन हो गया, दुखद है। और जो दीपक जी लड़े थे तो क्षेत्र में क्रियाशील हैं, लेकिन वहाँ एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है। अगर अरवल में कोई दमदार मजबूत प्रत्याशी आएगा जो लोकप्रिय हो वोटरों के लिए और वोटरों का विश्वास और उम्मीद जीतने में कामयाब हो, तो मुझे लगता है कि अरवल भी सीट इस बार निकल जाएगा बीजेपी के लिए। मतलब आपका कहना है कि अगर अरवल अगर सत्ता दल का कोई विधायक रहते तभी विकास होगा, अगर सत्ता दल के नहीं इसी कारण विकास से पीछे? स्वाभाविक है, तो होता है। सत्ताधारी दल, सत्ता के साथ रहने वाले जो विधायक हैं वो मंत्री रहे न रहे, स्वाभाविक है कि सरकार का ध्यान तो रहता ही है। वोटर का तो परेशानी है ना कि आपने उसको जिताया जो सत्ता में नहीं आए, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि अरवल जिला में जो 2 विधानसभा सीट है कुर्था, लेकिन जितना भी आपको बता दें कि कुर्था और अरवल पे बात की है या फिर जहानाबाद का जो 3 विधानसभा सीट है, मखदूमपुर, घोसी और जहानाबाद, उस पे भी तो जहानाबाद अभी बचा हुआ है हमारे नजर में, क्योंकि उसको इसलिए बचा करके रखे है, सबसे रंगदार अगर बिहार में जाना जाता है तो जहानाबाद। तो जहानाबाद को हम बचा करके इसलिए रखे हुए हैं कि सबसे अलग है। कि आनंदा के भी आप वीडियो में देखते होंगे तो उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया था कि आनंदा बिहार के जहानाबाद में जाइएगा तो बोलते बड़े अलग जिला है, छोड़ दो। इसीलिए इनसे भी अब बात करते हैं लास्ट में, जहानाबाद का क्या माहौल रहेगा? देखिए, मैं जहानाबाद का ही रहने वाला हूँ, हमारा घर घोसी ही है, तो जहानाबाद का ब्लड है हमें, हम जहानाबाद को जानते हैं अच्छे से, उसके मिजाज को भी। तो स्वाभाविक बात है कि जहानाबाद में तो जो भी प्रत्याशी रहेंगे दमदार प्रत्याशी रहेंगे, और वहाँ का तो जो परिसीमन है और जो वोट बैंक का जो है कंप्लीट एनडीए के लिए है। कैसे वो महागठबंधन जीत गया, जीत जाता है, मुझे आश्चर्य लगता है। जरूर कहीं ना कहीं कमी रही होगी चुनाव मैनेजमेंट में या कैंपेनिंग में। वो कंप्लीट एनडीए का समीकरण का विधानसभा क्षेत्र है वो अगर हम हारते हैं तो हम में कमी रहती है, पार्टी और गठबंधन में कमी नहीं रहती है। सुदय यादव वहां से भी विधायक है, इस बार अपना मतलब जमानत बचाएंगे या जमानत चला जाएगा? देखिए, व्यक्तिगत कोई प्रत्याशी या व्यक्ति पे तो मैं टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। सुदय जी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। सुदय जी ऐसा नहीं कि बहुत लोगों के लिए लोकप्रिय भी हैं, सुदय जी का लोकप्रियता में कमी नहीं है और बहुत लोगों को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन पार्टी है ना, जैसे वाजपेयी जी के बारे में बोला गया था ना लोग कि आप आदमी अच्छे हैं, पार्टी गलत है, तो उन्होंने बोला कि जब मैं अच्छा हूं तो मेरा पार्टी गलत कैसे हो सकता है। बाकी सही है, उनकी पार्टी भी अच्छी है, वो आदमी भी अच्छे हैं। वैसे सुदय जी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो महागठबंधन में है, राजद में है, और मुझे लगता है कि जो समीकरण अभी है, लोजपा, हम, जदयू, भाजपा, एक आध हो सकता है वीआईपी भी आ जाए, कोई आ जाए उस समय अलग बात है, लेकिन जो समीकरण है उस समीकरण इंटैक्ट विधानसभा तक आसानी से और ईमानदारी से लोग रहेंगे तो राजद तो 25-30 सीट पे आके सिमट जाएगी पूरा बिहार में। कांग्रेस और राजद महागठबंधन का खाता कहीं कहीं खुलेगा, कहीं नहीं खुलेगा, लेकिन मैं तो 40 सीट पे तो चैलेंज कर सकता हूँ, मतलब भविष्यवाणी 100%। 40 से ऊपर हो जाएगा तो हमसे शर्त लगा सकते हैं। चलिए, बाकी आप लोग बताइएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में, चलिए अगले ये जो मगध का जो मेन जिसको बताया जाता है रीढ़ का हड्डी, वो हमने 3 जिला पे बात किया है, 2 जिला अभी बचा हुआ है, नवादा और औरंगाबाद। उस पे नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ हम बात करेंगे, लेकिन हम 2 ऐसा नेता जो दिग्गज बिहार में भी उन पे चर्चा चल रहा है, एक हो गए जो पशुपति पारस जी, कर लेते हैं क्या पशुपति पारस जी किधर ज्वाइन करेंगे, या आरजेडी या फिर एनडीए?
बस कोई आदमी, एक होता है ना, कहावत है कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताता है। कोई आदमी बेकार नहीं होता है, कोई व्यक्ति या कोई चीज कमजोर नहीं होता है। तो लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, तो वहां तो आपका जनाधार पे डिपेंड करता है कि आपके पास जनाधार क्या है। हम बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं, बड़ा लंबा कुर्ता पहन रहे हैं और रोज भाषण दे रहे हैं स्टेज पे खड़ा होके, और बड़े बड़े मंत्री नेता जब आ रहे हैं तो हम उन्हीं के साथ हैं। अब वार्ड काउंसलर में भी हम या अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं तो जमानत जब्त हो जा रहा है। हम जिला परिषद भी लड़ रहे हैं तो हमारा जमानत जब्त हो जा रहा है। विधानसभा का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं भाजपा के सीट पे या कोई राष्ट्रीय पार्टी पे, तो हमारा 1,500 और 2,000 वोट आ रहा है। तो कौन काम का नेता और कौन काम का नेतागिरी? जनाधार तो होना चाहिए ना। वैसे ही पशुपति पारस जी बड़े नेता है, इसमें कोई शक थोड़ा नहीं है, लेकिन जनाधार कहाँ उनके पास है? जनाधार नहीं है ना, जनाधार विहीन। जो भी लोजपा का वोट है या वोट बैंक है, जो पासवान समाज, पासवान जाति जिसको आप कहते हैं, वो तो 99.9% चिराग पासवान जी के साथ है। पशुपति पारस जी के पास वोट कहाँ है? जीरो। देखिए, राजद इस बार मेरे समझ से वो गलती नहीं करेगी जो पिछला बार गलती की थी, मेरा जो मानना है। राजद अगर जो कांग्रेस को और बाकी को सीट देती है, उस सीट अगर माले को बढ़ा के दे देगी तो उसका सीट ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि माले के पास वोट बैंक है, राजद के पास वोट बैंक है। हाँ, वोट बैंक है, राजद के पास वोट बैंक है। लेकिन कांग्रेस के पास और पशुपति जी के पास और वीआईपी के पास वोट बैंक कहाँ है? मुकेश सहनी जी मतलब जीरो हो जाएंगे। क्षेत्र में, 1-2 क्षेत्र में थोड़ा बहुत वोट है। उधर जो मुजफ्फरपुर के सटे हुए 2-3-4 विधानसभा है, उसमें थोड़ा बहुत मान के चलिए, थोड़ा बहुत। चलिए, बाकी अब बिहार विधानसभा पे आप क्या सोचते हैं, और जो महासंग्राम बिहार में होने वाला है उस पर क्या आप सोचते हैं? बाकी हमने 2 दिग्गज नेता के बारे में ही बात की है, बाकी और लोगों पर बात करेंगे। जो बिहार के हर एक जिला में 1 से 2 दिग्गज हैं, सब पे बात करेंगे। अगर आप लोग को भी लगता है कि हम कोई अगर प्रत्याशी होंगे और अपना भविष्यवाणी दिखवाना चाहते हैं कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा कितना वोट आएगा और कै बजे हम नॉमिनेशन करेंगे तो हम जीतेंगे, तो आप इनसे आके हाथ भी दिखवा सकते हैं, अपना कुंडली भी दिखवा सकते हैं। हाथ कुंडली हम नहीं देखते हैं, लेकिन झूठ मत बोलिए सर। समीक्षा हम कर सकते हैं। इतना तो है कि हम जब बता देंगे कि चुनाव आप नहीं जीतिएगा तो नहीं जीतिएगा। जैसे अभी मेयर का चुनाव गया में हुआ था, तो भाजपा के कुछ लोग थे, मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, और आपको तो पता है कि जब 2010 में मैं भाजपा प्रत्याशी का इलेक्शन एजेंट रहा, 15 में इलेक्शन एजेंट रहा, 20 में इलेक्शन एजेंट रहा, एनडीए के लिए काम किया। अनिल जी से पूछिए, मैं उनके लिए चुनाव प्रचार किया, मांझी जी के लिए इमामगंज गया, तो मैं तो एनडीए के साथ रहा हूं हमेशा। लेकिन अब आप बोले ना कि अब बड़ा बड़ा कुर्ता पजामा पहन के और आप भाजपा के नाम पर, पार्टी के नाम पर दुकानदारी चलाइएगा, लोगों से तसलिएगा और लोगों को सोचिए कि हम ही नेता हैं, हम ही ठेकेदार हैं, हम ही जमींदार हैं। अब ठेकेदारी जमींदारी चलती है, अब तो काम करना होगा, सेवा करना होगा, वोट लेना होगा। चलिए, अगर आपको लगता है कि हम दिखवाएं आकर के सर से बात करें कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, नॉमिनेशन करें कि नहीं करें, तो आप लोग जरूर इनके पास आइए और मिलिए। गया में इनका नंबर भी हम देने का काम करेंगे, अगर सर का इजाजत होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी बिहार विधानसभा पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहार विधानसभा में गया जिला में, जैसे कि सर ने बताया है कि सारा का सारा सीट एनडीए के पक्ष में आने जा रहा है। जहानाबाद में भी बताया कि एनडीए के पक्ष में आने जा रहा है। अरवल में भी बता दिए कि एनडीए के पक्ष में आने जा रहा है। उम्मीदवार चयन में सावधानी बरतनी होगी, उम्मीदवार चयन में सावधानी। लेकिन एक सीट इन्होंने अभी भी ऐसा बताया है कि जिस पे हमें भी दुविधा है, आप लोग को भी दुविधा, वो है बेलागंज विधानसभा, जो हॉट सीट उपचुनाव में भी रहा था, लेकिन इस बार हॉट सीट जैसे भविष्यवाणी करने में भी बता दिए कि हॉट सीट रहेगा। तो आप लोग बेलागंज के बारे में क्या सोचते हैं, बेलागंज वाले भी कमेंट कीजिएगा, और पूरा बिहार के लोग भी उस बेलागंज पे मजा लिए थे उस बार। तो बेलागंज के बारे में आप लोग बताइएगा, क्या बेला में खेला होगा जी? आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो में बने हुए रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।